स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने तो है पर कहां पर इन्वेस्ट करें ये नहीं पता। अगर आप सोच रहे हो कि भाई कौन सा स्टॉक सबसे बढ़िया रहेगा जिसमें हम पैसे लगा दें और हमारे पैसे बढ़ जाएं, इनफैक्ट इसके अलावा भी कोई और अच्छा ऑप्शन है कि हम शॉर्ट लॉन्ग टर्म में पैसे बनाएंगे। आपके मन में कई सारे इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सवाल हो सकते हैं, पर उन सब का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अपने इन्वेस्टिंग करियर की शुरुआत कर रहे हो, मैं आपको जेन्युइनली बोलूंगा ये वो वीडियो है जिसे आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा और आपको ये पता लग जाएगा कि आप कंसिस्टेंट रिटर्न्स कैसे प्रोड्यूस करोगे। इनफैक्ट आप निफ्टी को कैसे आउट परफॉर्म करके अल्फा प्रोड्यूस करने वाले हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या फिर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई निफ्टी से ज्यादा रिटर्न्स लाएं। अगर निफ्टी 12-15% की रिटर्न्स दे रहा है तो क्या हम 12-15% से ऊपर की रिटर्न्स लेकर आ सकते हैं? आंसर है हाँ, आप लेकर आ सकते हो अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा और समझा। तो अब मैं आपको ना कुछ दिखाने वाला हूं, तब आपको समझ आएगा। होता क्या देख के ही समझ आए। ईटीएफ के पोर्टफोलियो को बढ़ाना है। अब ईटीएफ होता क्या है, कैसे दिखता है, उस सब सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। सो फिलहाल के लिए आपको इस पर निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पर, बट अभी इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अभी इन्वेस्टिंग सीख रहे हैं। अभी हमें ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी अभी जानने की जरूरत नहीं है। तो मैं सीधा ना एक दूसरा चार्ट लगा रहा हूँ अभी, सॉरी टू से मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने एक HDFC स्मॉल कैप कंपनीज जो होती हैं, जो स्मॉल कैप 250 कंपनियों का एक ETF खोला है। अब कमाल की चीज देखो, आपको ये रेड कैंडल्स दिख रही है बट ओवरऑल ट्रेंड अब दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये चार्ट हमने खोल दिया। चार्ट से आपको कोई लेना देना है नहीं एक्चुअली। मैं एक और ETF खोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, विच इज अ वेरी पॉपुलर ETF, बट देन आई विल टेल यू व्हाट यू शुड डू। ठीक है, समझिएगा। तो सिंपली निफ्टी 20 का चार्ट खोल देते हैं। ठीक है, निफ्टी 20 का चार्ट खोल देते हैं। हमने यहाँ पे निफ्टी 20 ले लिया। मैं कुछ और भी ETFs के नाम लिखूंगा तो उन्हें समझाने की आपको कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो ये देखो, ट्रेंड अप है, वो मैंने एक कुछ इंडिकेटर लगा रखे हैं, इससे आपको क्लियरली पता लगता है कि ट्रेंड क्या है। उसे आप छोड़िए, यहाँ पर आप देखिए प्राइस क्या चल रहा है। तो अगर मैं निफ्टी 20 का प्राइस देखूं तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है 237.55 का निफ्टी 20 का प्राइस चल रहा है। निफ्टी 20, अगर आपको निफ्टी को खरीदना है, क्या आप निफ्टी को खरीद सकते हो? आंसर, आप निफ्टी को नहीं खरीद सकते। आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, निफ्टी के फ्यूचर खरीद के, निफ्टी का फ्यूचर सेल करके, या निफ्टी के ऑप्शंस में आप ट्रेड कर सकते हो। बट अगर आपको निफ्टी खरीदना है, निफ्टी किससे बना है? इंडिया की टॉप 50 कंपनियां जो NSE के ऊपर लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। अगर वो मुझे 50 कंपनियां एक बार में खरीदनी है तो यहाँ पर देख रहा है तकरीबन 237 रुपीज खर्च करके मैं इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर दूं। आपको ये करना है नहीं करना, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इनफैक्ट मैं आपको अपने फेवरेट ETFs बताने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है, बट आप ये सुनते जाओ, काम आएगा। तो अगर मैंने इसका निफ्टी 20 का ETF खरीदा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर निफ्टी बढ़ता है तो मेरा ETF का प्राइस भी बढ़ेगा, और अगर निफ्टी गिरता है तो मेरे ETF का प्राइस भी गिरेगा। सिंपल, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अगर यहां से निफ्टी, अभी आप देख रहे हो एग्जाम्पल के लिए, भाई आपको 21,000 पे निफ्टी दिख रहा है, 21,500 निफ्टी दिख रहा है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहां से निफ्टी चला जाता 22,500, या चला जाता 25,000, या चला जाता 30,000, तो मुझे फायदा कैसे होगा निफ्टी के बढ़ने पे? अगर मेरे पास ETF है तो ETF के बढ़ने पे मुझे डेफिनेटली फायदा होता है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। यहाँ पर ये स्मॉल कैप कंपनियां मैंने क्यों ली? अच्छा, ETF कोई ना कोई AMC रन कर रही होती है। यहाँ पे HDFC, यहाँ पर AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन सी है? HDFC है। तो HDFC का एक ETF है, वो ETF है स्मॉल कैप 250। मतलब इंडिया की स्मॉल कैप कंपनियों में से 250 सबसे बढ़िया कंपनियां कौन सी हैं? अगर आपको वो एक बार में खरीदनी है तो अगर आप उसका ETF खरीद लो जो कि बस 143.8 रुपीज का है, तो आपका निवेश, आपका इन्वेस्टमेंट इंडिया की 250 टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर हो जाएगा। खत्म बात। अभी के लिए इतना समझना जरूरी है। चार्ट्स अभी के लिए जरूरी नहीं है, हम बाद में बताएंगे इसके ऊपर सिग्निफिकेंस। तो मैं अपने पहले फेवरेट, जो मेरे फेवरेट ETFs हैं, मैं वो लिख देता हूँ। तो एक ETF मेरा फेवरेट है जिसके बारे में इंडिया में बहुत कम लोगों को पता है कि ये एग्जिस्ट भी करता है। तो फैंग US में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इंडिया में लोगों को फैंग के बारे में पता ही नहीं होता, ज्यादातर लोग फैंग को नहीं जानते। सो व्हाट इज दिस फैंग? जो फैंग होता है, फैंग बना हुआ है टॉप 10 कंपनी से। इसमें मेजरली 5 कंपनी होती है, फिर 5 दूसरी अलग कंपनीज होती हैं, जैसे कि फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, अमेजॉन, और इसी तरीके से 5 और कंपनी होती है, अलीबाबा वगैरह और भी कंपनियां हैं। तो ये US की टॉप 10, आप कह सकते हो IT के अंदर जो कंपनीज हैं उसका एक ETF है।
तो मैं अगर इंडिया में बैठे बैठे यूएस की टॉप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो मैं फैंग खरीद सकता हूँ, बट फैंग काफी कॉन्सेंट्रेटेड होता है क्योंकि इसमें सिर्फ 10 कंपनियां आती हैं और मेजरली 5 कंपनियां होती है। इसके अलावा मेरे एक और फेवरेट ईटीएफ है विच इज नैस्डैक। अगेन लोगों को नहीं पता होता कि वो नैस्डैक को भी इंडिया में खरीद सकते हैं। सो ये मोतीलाल ओसवाल का है, ठीक है। ये नैस्डैक आ गया आपके पास। कितने का मिल रहा है नैस्डैक? 135 रुपीज का। फैंग कितने का है? फैंग है 71 रुपीज का। 71.3, 135.36। सो अब ये क्या है? ये है यूएस की टॉप 100 आईटी के अंदर जो कंपनीज है वो आ गई। इसके अंदर भी आपको डेफिनेटली, अगर आप नैस्डैक खरीद रहे हो, आपका इन्वेस्टमेंट फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल सब में जा ही रहा है। तो यहां पर आप थोड़े से डाइवर्स हो जाते हो, फैंग में आप थोड़े से कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हो। पर अभी सुनते रहते हैं कि कौन कौन से ईटीएफ मुझे पसंद है, आप बस सुनते रहो, आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगेन वन ऑफ माय फेवरेट ईटीएफ विच इज गोल्ड। गोल्ड 20 ले लो या गोल्ड ईटीएफ ले लो, वो कंपनी अलग अलग हो जाएंगी। सिंपली अगर मैं गोल्ड ईटीएफ लिखता हूं, अगर आपको कोई और ईटीएफ गोल्ड का पसंद है, आप यहाँ पर ना बस एक ही चीज देखिएगा, उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। थोड़ी सी रिसर्च करोगे मिल जाएगा, बट ये दोनों बहुत ईटीएफ में ना एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है। तो म्यूचुअल फंड में तो आप डेफिनेटली देखते हो सबसे सस्ता पड़ता है आपको ईटीएफ खरीदना। अगर आप गोल्ड का ईटीएफ खरीदते हो, इसका मतलब क्या है, इसे समझते हैं। तो अगर ये चार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, मैं सारे इंडिकेटर्स हटा देता हूं, आपको बिल्कुल प्लेन चार्ट दिखेगा। ओके, दिस इज द प्लेन चार्ट। सो अब हम बात करते हैं कि अगर आप गोल्ड को फिजिकली जाके खरीदते हो, देखो मुझे गोल्ड का शौक है, मैं गोल्ड में रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अगर आप गोल्ड को फिजिकली जाके खरीदते हो तो आपको सबसे पहले तो जीएसटी लगेगा। आप विदाउट जीएसटी गोल्ड नहीं खरीद सकते। पॉइंट नंबर 2, हाँ, अगर आप किसी ज्वेलर से जान पहचान रखते हो तो आपको कैश में दे तो देगा, बट आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप एमसीएक्स का गोल्ड का प्राइस देखोगे और ज्वेलर के पास जाओगे और बोलोगे मुझे कैश में गोल्ड चाहिए, ये मैं आपको अंदर की टेक्निकल बात बता रहा हूं, जो हमेशा कैश का प्राइस होगा वो एमसीएक्स के रेट से ज्यादा होगा। तो एमसीएक्स क्या है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो है हमारा, उस पर गोल्ड का एक रेट आता है। वो जो गोल्ड का रेट आता है और जो ज्वेलर आपको बेचता है गोल्ड कैश में, आपको तो लग रहा है मैं कैश में खरीद रहा हूं, बट वहां पर रेट का डिफरेंस होता है। हमेशा ज्वेलर आपको कैश में ज्यादा का बेचेगा। क्यों? क्योंकि पीछे से जब बिलिंग होती है ना तो जीएसटी लगता है। तो हमेशा आपको रेट वही मिलेगा। आप जो एमसीएक्स पे 3% प्लस कर देना और ज्वेलर का रेट देख लेना, तो आपको लगेगा यार जीएसटी आप बचा ही नहीं पाओगे, आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अगर आप फिजिकल फॉर्म में गोल्ड लेने जाओगे आपका जीएसटी लगता है। पॉइंट नंबर 2, अगर आप ऑब्वियसली अगर आप कैश में नहीं खरीद रहे, आप मतलब बिल ले रहे हो, अपने अकाउंट से पेमेंट कर रहे हो, तो कोई भी बड़ा ज्वेलर आपसे जीएसटी चार्ज करने वाला है। इनफैक्ट आपको लगता नहीं, हम तो डिजिटल गोल्ड खरीद लेते हैं। तो आप जब डिजिटल गोल्ड भी खरीदते हो तो भी आपको क्या होता है, आपको जीएसटी देना पड़ता है। अब इंटरनेट में ना कई सारी वीडियोस मिलेंगी कि यार फिजिकल गोल्ड भी बेकार है और आपका डिजिटल गोल्ड भी बेकार है, हमें तो गोल्ड बॉन्ड्स खरीदने चाहिए। गोल्ड बॉन्ड्स में क्या होता है, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलता है ना। आरबीआई की तरफ से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इश्यू होते हैं, उनका एक टेन्योर होता है और उस टेन्योर तक अगर आप होल्ड करते हो गोल्ड बॉन्ड को, तो गोल्ड का जो रेट का एप्रिसिएशन होगा वो तो आपको मिलेगा ही, प्लस आपको कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलते हैं। बट पॉइंट यहाँ पर क्या है, और वो ट्रेड भी होते हैं। अगर आप जाके यहाँ पे सर्च करोगे, अभी हम ईटीएफ की बात कर रहे हैं तो इसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, पर फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ही है। ये यहाँ पर जो आपको देख रहा है ना एसजीबी, ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं। इनकी अलग अलग डेट्स होती है, सब ट्रेड होते हैं, खरीदा भी जा सकता है, डीमेट में बाद में खरीद सकते हो। बट जब ये इशू होते हैं तो मैंने आपको बताया कि इशू होते हैं और लोग इन्हें खरीदते हैं। तो क्यों खरीदते हैं? क्योंकि इसके अंदर कुछ आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। ये एक अलग चीज है, बट इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब आप गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, जनरली जब ये इशू होते हैं तो आपको एक फिक्स टाइम पीरियड तक उसमें रहना पड़ता है, तभी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। पॉइंट यहाँ पर क्या है कि आप एक लॉक इन पीरियड के अंदर चले जाते हो। मुझे पर्सनली ईटीएफ क्यों पसंद है, ईटीएफ का मतलब समझो। यहाँ पे ईटीएफ जो आपको दिख रहा है, ये आपको एक शेयर के प्राइस की तरह दिख रहा है। ये रोज ऊपर नीचे जाता है और इसे आप जब मर्जी चाहे बेच सकते हो, है ना। इंटरेस्ट डेफिनेटली नहीं मिलता, बट आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। बट हम करने क्या वाले हैं, उसके लिए ईटीएफ ज्यादा बेटर है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले हो तो आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अच्छे लगेंगे, बट मेरी स्ट्रैटेजी में गोल्ड ईटीएफ फिट होता है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें जीएसटी नहीं लगता। अगर आप ईटीएफ खरीदते हो, इसमें आप सबसे कम पैसा देते हो एक्स्ट्रा चार्जेस के नाम पे, तो कोई आपको मेकिंग चार्जेस नहीं लगते, कोई आपको जीएसटी नहीं लगता, आप सिंपली गोल्ड खरीद रहे हो। मैं तो सिल्वर भी खरीदता हूँ, बट सिल्वर को फिलहाल के लिए हटा देते हैं क्योंकि गोल्ड इज अ बेटर हेज। बट अगर आप सिल्वर की ईटीएफ में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज मोमेंटम 30।
अब ये मोमेंटम 30 ETF, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, इंटरनेट पे आपको बहुत कम लोग इसके ऊपर बात करते हुए देखेंगे, बट ये मेरे फेवरेट ETF हैं और ये मेरे पोर्टफोलियो के अंदर भी है, ठीक है। सो मोमेंटम 30, व्हाट इज दिस? आपके लिए तो भाग रहा है बहुत तेज। हाँ जी, हाँ जी, ये भाग रहा है बहुत तेज, तभी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। सो मोमेंटम 30 ETF क्या है? जो 30 टॉप कंपनीज हैं जिनके अंदर एक अच्छा मोमेंटम है, वो एक इंडेक्स के अंदर रहती है। तो हमेशा जो टॉप 30 परफॉर्मेंस कंपनीज होंगी, जो उसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम से वो आगे बढ़ रही होंगी, वो इस ETF के अंदर होंगी। तो अगर आप इस ETF में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप डेफिनेटली उन 30 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो बहुत तेज भाग रही है। अच्छा, आप कहोगे यार आप बहुत सारे ETFs बता रहे हो, क्या हमें सब में इन्वेस्टमेंट करना है? नहीं, मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके अकॉर्डिंग आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कभी भी ना ऑब्जेक्टिव नहीं होती है, हमेशा सब्जेक्टिव होती है। तो हमेशा आपको अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि मेरे अकॉर्डिंग या किसी और के कहने पर। तो हम अपने बेस्ट ETFs का नाम जरूर ले रहे हैं, चॉइस आपकी रहेगी, आपका पैसा है। फाइनली लास्ट ETF और डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज मिड कैप ETF। सो मिड कैप की कंपनीज का एक ETF यहाँ पर और आ गया। ऑलराइट, अब आप कोई भी ETF ले लो, इनमें से आपको सारे ETF भागते हुए देखेंगे। कोई भी ETF देखो, वो आपको हमेशा ऊपर देखेगा, आपको नीचे नहीं दिखेगा। इससे आपको क्या समझ आ रहा है? और वो भी हम डेली टाइम फ्रेम पर बात कर रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम पर। इसका रीजन क्या है कि लॉन्ग टर्म में सारे ETFs ने परफॉर्म करना ही है। अगर आप कोई भी ETF आज भी खरीद लेते हैं, इनमें से कोई भी खरीद लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपको आपका पैसा बढ़ता हुआ दिखेगा। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। मेरे लिए आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये है कि पैसा जाना नहीं चाहिए। बड़ी मुश्किल से मेहनत करके आप और हम पैसे कमाते हैं। हमने अगर एक बार पैसा कमा लिया, हमने एक बार अपने लक्ष्मी माँ को घर पे ले आए, तो हमने उन्हें बाहर नहीं भेजना, हमें उन्हें घर में रखना है, उनकी सेवा करनी है, और हम चाहते हैं और ज्यादा ग्रो हो हमारी लक्ष्मी। तो अगर आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हो, तो आप, जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में, आप बिल्कुल परफेक्ट वीडियो देख रहे हो। हमने यहाँ पर एक भी स्टॉक की बात नहीं करी, नॉट अ सिंगल स्टॉक वी हैव टॉक्ड अबाउट। वी हैव टॉक्ड अबाउट द टॉप ETFs ऑफ इंडिया, जो इंडिया में बैठे बैठे, और इनफैक्ट आप इंडिया की बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो इंडिया में बैठे बैठे, तो आप इंडिया और वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करोगे, और इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो भी बहुत छोटा है, और आपका लॉस लॉन्ग टर्म में नहीं होगा, ये आपको समझना है। लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में अब हमारी यहाँ से एक स्ट्रैटेजी बनती है, अब समझ आता है कि आपको इन्वेस्टमेंट कौन से ETFs में करनी है, इसे समझते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला था सारे ETFs आपके लिए नहीं है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। देखो, जो स्मॉल कैप वाला ETF है, सबसे नीचे जो मैंने लिखा था HDFC स्मॉल कैप, ये जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती हैं। अगर निफ्टी गिरेगा तो ये स्मॉल कैप कंपनीज और तेजी से गिरेंगी, और अगर निफ्टी बढ़ेगा तो ये और तेजी से बढ़ेंगी। स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में हमेशा हमेशा देखा गया है कि स्मॉल कैप का इंडेक्स निफ्टी को आउट परफॉर्म करता ही है। स्मॉल कैप निफ्टी के अंदर लार्ज कैप कंपनीज है, ये स्मॉल कैप कंपनीज है। मैं ऐसा एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि जो स्मॉल कैप कंपनीज है वो घोड़े की चाल चलती है, घोड़ा तेज भागता है, और निफ्टी एक हाथी है, हाथी धीरे धीरे भागता है, बट हाथी बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये स्टेबल होकर चलती है। घोड़े में से कई सारे गधे भी हो सकते हैं, बट जब आप टॉप 50 पहले ही चूज कर रहे हो, जब आपने टॉप 250 कंपनी ली, तो जो गधा होगा वो निकल जाएगा और एक नया घोड़ा ऐड हो जाएगा। तो ETF का फायदा क्या होता है? निफ्टी का फायदा क्या है कि निफ्टी के अंदर आज 50 कंपनी है, बट अगर कोई कंपनी नहीं चली तो वो निफ्टी से निकल जाएगी और एक नई कंपनी ऐड हो जाएगी। तो निफ्टी में हमेशा टॉप 50 कंपनियां रहेंगी। मोमेंटम 30 के अंदर जो टॉप 30 कंपनी जिसके अंदर मोमेंटम है, सिर्फ वही कंपनीज रहेंगी। तो ये आपको समझना जरूरी है कि आप कर क्या रहे हो। अब हमने गोल्ड क्यों लिया? गोल्ड इज अ परफेक्ट हेज। मैं आपको बता रहा हूं नाउ व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू। आपको इनमें से 3 ETF चूज करने हैं, बट गोल्ड तो एक रहना ही चाहिए, ये मेरे अकॉर्डिंग है। मैं कहता हूं कि आपके पास गोल्ड होना चाहिए। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अगर बाई चांस मार्केट कभी टूटेगी, मार्केट में क्रैश आएगा ही आएगा, क्रैश आ रहा है इनएविटेबल, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्रैश को रोक पाओ। तो आपका बढ़िया 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 चल रहा है, बट एक दिन ऐसा होगा, जब एक दिन ऐसा होगा, और मैं कह रहा हूं कि आपके पास 3 में से 1 ETF गोल्ड का होना चाहिए, तो गोल्ड इज अ परफेक्ट हेज। अगर मार्केट गिरेगी तो जो गोल्ड का ETF होगा, यहाँ पे गोल्ड का ETF होगा, ये ऊपर भागेगा, तो आपके पोर्टफोलियो में इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। और वो मैं आज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे पता है ट्रेडिंग भी सीखना चाहते हो। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, हम ट्रेडिंग कैसे करने वाले हैं, हम ट्रेडिंग के लिए अलग से पैसा नहीं डालने वाले। इसीलिए मैं इतना टाइम लेके ETF के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ कि पहले आप इन्वेस्टमेंट करो, एक पोर्टफोलियो बनाओ, उस पर रिटर्न्स लेकर आओ। ट्रेडिंग
आपको कैसे करनी है, कितनी करनी है, कैसे एक्स्ट्रा रिटर्न्स बनेंगे, वो सब हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। बट गोल्ड होगा तो एक चीज होगी कि अकाउंट खाली नहीं होगा, है ना। तो हमारा अगर गोल्ड में अगर हम 3 ETF चूज कर रहे हैं, एक गोल्ड को कर रहे हैं और मैं आपको बोलता हूँ 2 आप अपनी मर्जी के कोई भी ले लो। एग्जाम्पल के लिए आप चूज करते हो कि भाई मुझे मोमेंटम 30 अच्छा लगा, एक मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा एग्जाम्पल के लिए, और एक आप कहते हो कि भाई मैं स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो अभी हमने देखा था स्मॉल कैप की जो 250 कंपनी है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो एग्जाम्पल के लिए आपका पोर्टफोलियो है एग्जाम्पल। तो मैं कहता हूं कि अगर आपके पास आप 3 ETFs में इन्वेस्टमेंट करते हो, एक गोल्ड हो गया, एक मोमेंटम 30 हो गया, एक स्मॉल कैप 250 हो गया, तो आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो ऐसे तैयार होगा। आपको क्लियरली देखेगा मेरे पास 3 ETF है और मेरे को जो पैसा लगाना है इनमें लगाना है, और जैसे आप इनमें पैसा लगा रहे हो आप टॉप 30 परफॉर्मिंग कंपनीज में पैसा लगा रहे हो और 250 स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा लगा रहे हो और गोल्ड में पैसा लगा रहे हो। आपको पता तो आपका पैसा कहाँ लग रहा है, और हमने देखा कि लॉन्ग रन में ये ETFs अच्छा परफॉर्म करते ही हैं। इसके अलावा आपको लगता नहीं यार मोमेंटम 30 की जगह मैं फैंग में इन्वेस्टमेंट करूंगा, आप फैंग चूज कर लो, ये आपकी चॉइस है। बट आपको एक चीज है, अगर आपको लगता है यार ठीक है हेजिंग इज वन थिंग, मुझे तो भाई मैक्सिमम रिटर्न्स लेकर आनी है और मैं इन्वेस्टमेंट ऐसे कर रहा हूँ कि एक बार मैंने खरीद लिया मैं बेचना नहीं चाहता, तो हो सकता है आपका पोर्टफोलियो कुछ ऐसा दिखे कि आपने एक तरफ नैस्डैक को ले लिया, एक तरफ आपने अगेन मोमेंटम 30 को ले लिया और एक तरफ आपने स्मॉल कैप को ले लिया। अब ये क्या होगा, ये एग्रेसिव इक्विटी बेस्ड पोर्टफोलियो हो जाएगा। इसके अंदर आपका रिस्क ज्यादा है क्योंकि अगर मार्केट गिरी तो तीनों गिर जाएंगे, तीनों टपक जाएंगे, बट ये तीनों टपकेंगे, बट जब मार्केट बढ़ेगी तो ये बाउंस बैक भी बहुत तेज करेंगे और लॉन्ग रन में आपको देखेगा कि ये आपको निफ्टी को आउट परफॉर्म करते देखेंगे। एंड वाई नैस्डैक एंड वाई फैंग, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जब भी हमारा रुपी डेप्रिशिएट करता है, आपने देखा था कि एक टाइम पे भी डॉलर रुपए के कंपैरिजन में $1 का भाव 60 रुपए था, फिर $1 का भाव 70 हो गया, अब 80 प्लस हो गया। तो आप देख रहे हो कि भाई जो रुपी है हमारा डेप्रिशिएट करता जा रहा है और डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है। क्योंकि डॉलर का रेट भी बढ़ेगा तो आज आप फैंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आप नैस्डैक में एग्जांपल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या कल को आप S&P 500 की ETF में इन्वेस्टमेंट करते हो, ICICI का मिल जाएगा आपको। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि रुपया अगर डेप्रिशिएट होगा और डॉलर का रेट एप्रिशिएट होगा तो आपका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आपका हो सकता है जब आप ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपको पता है नैस्डैक 100 के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो नैस्डैक की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये आपको समझना जरूरी है। बट जैसे मैंने बोला अगर आप ये इस तरीके का पोर्टफोलियो बनाते हो इट इज मोर रिस्की। तो मैंने इसीलिए बोला था कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है हमेशा सब्जेक्टिव होती है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, है ना। तो गोल्ड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% की रिटर्न्स देता है, ये आपको पता है। ये वाले जो थोड़े से हमने आपके लो इंडेक्स लिए हैं, ETF लिए हैं, ये आपको ज्यादा रिटर्न्स देते हैं, बट हम और ज्यादा रिटर्न्स कैसे लाएंगे उसके लिए हमें बढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट इस वीडियो के पार्ट में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि ETF में इन्वेस्टमेंट की मेरी स्ट्रैटेजी कौन सी है। और सिर्फ मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी नहीं देने वाला, मैं आपको 2 स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ। तो ETF इन्वेस्टिंग की भी 2 स्ट्रैटेजीज हैं और दोनों ही कमाल की हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि अभी के लिए हमने समझा कि ETF क्या होता है, मेरे फेवरेट ETF कौन से हैं। आप अपने और भी अब इंडिया में क्या है, इंडिया में लोग क्या करते हैं, निफ्टी IT, निफ्टी फार्मा, निफ्टी के ही अलग अलग जो इंडेक्स है उसके ETFs में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिल्कुल ठीक है, उनकी चॉइस है। तो आप क्या कर रहे हो, आप सेक्टर वाइज इन्वेस्ट कर रहे हो, वो भी आप कर सकते हो, बट मैंने आपको अपने रिसर्च से जो टॉप ETFs है वो बता दिए। यहाँ पर बस एक इंपॉर्टेंट चीज है, फिर हम वो भूल जाएंगे, इसलिए मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। अगर आप कहते हो जी नहीं जी मैं 3 ETF का पोर्टफोलियो नहीं बनाऊंगा, मैं तो 4 या 5 ETF का पोर्टफोलियो बनाऊंगा, इसमें मैं एक निफ्टी 20 भी डालूंगा, है ना, मैं निफ्टी 20 भी डालूंगा, और एग्जाम्पल के लिए आप कहते हो जी मैं मिड कैप का भी ETF डालूंगा। अब क्या है, अगर आपने, अब स्ट्रैटेजी तो मैं आपको दूंगा, बट आपने गोल्ड को रखा हुआ है, बट आपने 4 ऐसे और ETFs रख दिए जहां पे आप इक्विटी में हेविली इन्वेस्टेड हो, और हेविली इन्वेस्टेड के बाद रिस्क थोड़ा सा बढ़ गया आपका। अगर मार्केट करेक्ट होती है तो इन सब में आपको लॉस दिखेगा। तो गोल्ड बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा आपको, क्योंकि गोल्ड के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड होगी। अगर आप बराबर का भी पैसा डालते हो तो 5 के हिसाब से आपने सिर्फ 20% गोल्ड रखा हुआ अपने पोर्टफोलियो में, है। मेरा उस वक्त कहने का मतलब ये होगा, जब हम स्ट्रैटेजी को समझेंगे तो उसमें आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा बढ़ा देना, अगर आप ज्यादा ETF रखते हो अपने पोर्टफोलियो में तो। और लॉन्ग टर्म में एक चीज क्लियर है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ETFs होंगे सो लॉस होने के चांसेस ना के बराबर है आपके। और जब आप स्ट्रैटेजी को समझोगे तो आपको समझ आएगा यार ये तो कमाल ही कर दिया हमने, क्योंकि वो कमाल ही स्ट्रैटेजी है।
मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, आपको आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन दिखेगा। लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा ग्रीन पोर्टफोलियो दिखेगा, एक भी ETF आपको नेगेटिव दिखेगा नहीं। और यही तो चाहिए। मैंने आपको क्या बोला था, हमें अपने पोर्टफोलियो में हरा कलर देखना शुरू करना है, हमें अपना पोर्टफोलियो हरा देखना। अगर हमें अपना पोर्टफोलियो हरा दिख रहा है तो उसके बाद हम बात करेंगे यार ट्रेडिंग करके और एक्स्ट्रा रिटर्न कैसे प्रोड्यूस करना है। तो पहले इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। लिस्ट बनाने के लिए बोला मैंने आपके सामने एक वॉच लिस्ट बनाई है, आप भी अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं और इन ETFs को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आपका काम शुरू होता है, क्योंकि ये वॉच लिस्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आपका जो भी डीमैट अकाउंट है उसमें जाके एक वॉच लिस्ट बना लो और इन ETFs को उसमें ऐड कर लो। तो ये जो भी ETFs हैं इनको एक वॉच लिस्ट में डालो और इन्हें देखो, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ो और नेक्स्ट वीडियो में इंतजार करो कि नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद क्या करना है, उसकी स्ट्रैटेजी मिलने वाली है और वो है कमाल की स्ट्रैटेजी। बहुत मजा आएगा आपको। तब तक के लिए अगर आपके कोई सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, फ्री में जाकर अपने डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिससे आप ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इनफैक्ट ट्रेडिंग कर सकते हो। तो फ्री डीमैट अकाउंट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इनफैक्ट आप रेफर अर्न करके भी पैसे कमा सकते हो। अलग अलग जो ब्रोकर्स हैं वो आपको अलग अलग ऑफर्स दे रहे हैं, तो उन्हें आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए आप लाइक कर सकते हैं। अगेन शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, गो सेल्फ